70 बीपीएससी 2024 घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए जो नया वाला घटना चक्र का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। और आज इस सेशन में हम लोग जो 70 बीपीएससी घटना चक्र 2024 है उसके मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 कवर करा दिया था, जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको कंप्लीट हम लोग 2 पार्ट में कवर करने वाले थे। ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका था, आज पूरा यह समाप्त हो जाएगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन कंप्लीट देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी घटना चक्र 2024 मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, पार्ट 1 में जो है ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 304 तक कवर करा दिया था। और आज इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 305 से लेकर के 609 तक, यानी कि पूरा कंप्लीट आज आपका घटना चक्र 70 बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था हमारा पार्ट 1 में। मैंने यहाँ दिखा दिया है कि आपको 304 क्वेश्चन तक हमने कर रखा है पार्ट 1 में। अनुशीलन समिति थी, तो आप सभी को पता है कि अनुशीलन समिति जो थी यह एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, तो यहाँ तक पार्ट 1 में हो चुका है। चलिए अब यहाँ से 305 नंबर क्वेश्चन से हमारा पार्ट 2 आज स्टार्ट हो रहा है। देखिए, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बीपीएससी 11-12 जो टीचर एग्जाम हुआ था अभी 6/8/2023 को, ठीक है ना, उसी में पूछा गया था। तो देखिए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया गया था। ये सन आप याद रखेंगे, सचिंद्र सन्याल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, सेम प्रश्न जो है अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है। ठीक है ना, ये पूछा गया है 10/12/2023 को कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है ना। चलिए देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया है 67th बीपीएससी प्री 2022 में कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। ठीक है, चलिए, और सचिंद्रनाथ सन्याल ने अपनी आत्मकथा बंदी जीवन शीर्षक से लिखा है। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बंदी जीवन जो है किसकी आत्मकथा है, बंदी जीवन। तो याद रख लीजिएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। ये प्रश्न पूछा गया है, चटगांव शास्त्र छापामारी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये घटना 1930 की है। ये चटगांव शस्त्र छापामारी की घटना जो है ये 1930 की है। 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है ना, IR के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सूर्यसेन हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, सूर्यसेन को जो है आपको याद है कि मास्टर दा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए, घटना 1930 की है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और इनको जो है आपको 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया था सूर्यसेन को, और फिर 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी।
309 है कि चटगांव शस्त्रागार धावे, अभी हमने क्या पढ़ा था, चटगांव शस्त्रागार छापामारी, और यहाँ पर धावा दिया गया एक ही चीज़ है, से कौन संबंधित है। देखिए ये 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो अभी हमने इसको कवर किया है, सूर्यसेन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। तो देखिए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है, और उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध एक विरोध प्रदर्शन हमें करते रहना चाहिए था। तो यहाँ पर अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए गदर पार्टी की स्थापना पूछा गया है कि कब हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, तो 1913 में, ठीक है ना, 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पर गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी और पथ प्रवर्तक थे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल के नेतृत्व में ही हुआ था ये कार्य संपन्न, ठीक है। चलिए 1913 में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो अभी मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। चलिए 1913 में, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। देखिए शेयर बिल्कुल फ्री है, आप लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना, और एक ही जरिया है लाइक और आप शेयर कर दीजिए। चलिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, सेम प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था, उसमें अचानक भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया। और देखिए फ्रेंड्स, उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, और उसके लिए यह एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर जो है कई तरीके से फ़ायदा उठाया गया, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनका जो स्वदेशी संगठन था, इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था, तो एक अच्छा मौका के रूप में, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभी प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था, शायद बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था, टीचर एग्जाम में, कि ये जो नील जो आपका ये चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है ना, इसका पहली बार इसकी चर्चा कहाँ पर हुई थी, किस अधिवेशन में हुई थी। तो यही आपका था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है ना, जहाँ पर राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिले थे और चंपारण के जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा के तरफ महात्मा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था, और उनसे विनती किया था, उनको निमंत्रण दिया था कि आप चंपारण आइए और इन बेचारों के लिए कुछ करिए। तो 1917 में गांधी जी आते हैं चंपारण की पावन धरती पर, और यहीं से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, और भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो यहाँ पर देखिए राजकुमार शुक्ल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किसानों ने देखिए किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चौकीदारी कर न देने से मतलब न देने का उन्होंने ये योजना किया था। तो फ्रेंड्स ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, 1930 की ये घटना है। यह घटना 1930 की है। बिहार में किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। बिहार का जो आधुनिक इतिहास है देखिए फ्रेंड्स, उसमें 1857 की क्रांति से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक जो है मैंने आपको कवर कराया, वहाँ से देख लीजिएगा। सारा बिहार स्पेशल का हिस्ट्री का क्वेश्चन वहीं से बनता है, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान करके थंबनेल है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था। सरदार उधम सिंह ने जो है मारा था किसको। तो फ्रेंड्स देखिए सरदार उधम सिंह ने मारा था माइकल ओडायर को, ठीक है ना, माइकल ओडायर को मारा था। और ये माइकल ओडायर जो था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है ना। लंदन में जो है 1940 में इसकी हत्या किया था उधम सिंह ने।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? बताइए कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र जो है किसने इसकी घोषणा किया था? तो फ्रेंड्स ये सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जन सामान्य के हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन और अभिजात वर्ग के लिए। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी होगा। देखिए इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस, इस पुस्तक को लिखा है चित्तरंजन दास ने। ठीक है ना, चित्तरंजन दास ने लिखा है, याद रखिएगा CR दास ने लिखा है, तो यहाँ पर देखिए चित्तरंजन दास है। और 1922 का जो गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था, पहला बांकीपुर में हुआ था और दूसरा गया में हुआ था, और इसी की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, आगे आपको मिलेगा। ठीक है ना। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया को लिखा है किसने? तो देखिए ये लिखा है अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने। ठीक है, एनी बेसेंट की पुस्तक बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन्होंने एक पत्र था जिसका संपादन किया था, कॉमनवेल्थ। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है ना, न्यू इंडिया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक का तो आपको पता ही है, केसरी और मराठा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1906 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किया था आपका किसने 1906 में? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, ये भी हुआ था, और इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। पहला तो आपको पता ही है 1885 में बम्बई में WC बनर्जी ने किया था, और दूसरा 1886 में कलकत्ता में ही हुआ था, इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए हुआ था। यह विचार किसका है? सुरक्षा वाल्व का जो सिद्धांत था उसके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए हुआ था। यह विचार किसका है? तो देखिए यह विचार जो था ये लाला लाजपत राय का था। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल, इसका उपयोग गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था, और वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेज कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए करेंगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 69वीं BPSC में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी 69वीं BPSC का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? बताइए यह अधिवेशन कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये अधिवेशन कराची अधिवेशन था, मौलिक अधिकार से संबंधित वाला, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है ना, और यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ पर? तो ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए फ्रेंड्स ये 1906 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में नवाब सलीमुल्लाह खान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। ठीक है, बताइए, चार ऑप्शन पढ़िए और आंसर राइट कमेंट करिए। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो अभी हमने इस प्रश्न में देखा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था, और सेम उसी तरह से मिलता जुलता प्रश्न है। तो ये
1909 का भारत परिषद अधिनियम था, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था किया गया था इसी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? देखिए, टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे, बल्कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। टी.एस. ऑलकॉट, ठीक है ना, ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट आपने पढ़ा है कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर ये आपके होम रूल लीग से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, बताइए 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एनी बेसेंट हो जाएगा आंसर इसका। देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, बताइए। तो ये आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था, ये चीज़ भी जानते हैं। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें जो है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हुआ था और मुस्लिम लीग से भी एक समझौता हुआ था, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, चलिए शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है किससे संबंधित है, तो आप इजीली बता दीजिएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय शब्द लगा हुआ है शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक है, 1917 याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए सरकार ने यह आयोग नियुक्त किया था। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उनकी अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1917, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि अब सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 41वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बताइए, होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया था? यह 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पटना महिला महाविद्यालय, ठीक है ना, इसकी स्थापना 1940 में हुआ था। प्रश्न अब इस तरह से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल था, इसी के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा है। तो आप इसी से पहचान लेंगे कि सिरिल रेडक्लिफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 1947 में जो है सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बंगाल और पंजाब का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में अंग्रेजी अधिकारी जो था हॉल्ट मैकेंजी, इसी के द्वारा 1822 में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया गया था। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से। ठीक है ना, पवनार आश्रम से। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही का नाम इम्पोर्टेंट है, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है ना, ब्रह्मदत्त थे, ध्यान रखेंगे आप। चलिए
पवनार महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1918 में मॉन्टेग्यू सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी कि सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये आपका 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन किस लिए भारत भेजा गया था? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो है आपको याद होगा कि जो आपका संविधान सभा था उसका गठन हुआ था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसका अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और 2 और भी सदस्य थे इसमें, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये प्रश्न 68वीं बीपीएससी का है, सारे के सारे रिसेंट प्रश्न हैं। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे, ठीक है ना, प्यारेलाल। और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर जो थी वे महात्मा गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारेलाल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? तो भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो इनको प्रसिद्धि मिली थी चंपारण सत्याग्रह के समय, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये भी चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न कितना प्रश्न बना है ये अलग अलग तरीक़ों से। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था, ध्यान आकर्षित किया था? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये राजकुमार शुक्ल थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है ना। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? सेम क्वेश्चन मिल गया, राजकुमार शुक्ल। आप देख सकते हैं ये 26/8/2023 को प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई किया था बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए गांधी जी जो हैं इन्होंने पढ़ाई कहाँ पर किया था? तो देखिए फ्रेंड्स इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी और इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किया था, ठीक है ना। उसके बाद ये भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। फिर इसके बाद इन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई किया था इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, ठीक है ना। तो अभी पूछा गया कि कहाँ से पढ़ाई किया था, तो मैंने बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया और फिर इसके बाद ये लंदन चले गए, जहाँ पर इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर श्यामल दास कॉलेज दे रखा है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई, तो फ्रेंड्स ये किया था स्वामी विद्यानंद ने। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्होंने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था, ठीक है। स्वामी विद्यानंद ने किया था बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान देखिए किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? सेम क्वेश्चन है बट अलग अलग एग्जाम में। ये देखिए 68 में पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा गया टीचर एग्जाम में पिछले साल, ठीक है ना। तो स्वामी विद्यानंद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये घटना है आपका कब का? 1916 का लखनऊ अधिवेशन की। तो ऑप्शन में तो कोई भी 1916 नहीं दे रखा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। आप देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह से फ्रिक्वेंटली प्रश्न बने हैं, ठीक है ना। चलिए चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था?
तो ये राजकुमार शुक्ल थे। देख सकते हैं राजकुमार शुक्ल, बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है अलग अलग एग्जाम में। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो इन्होंने क्या था, महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स ये आपका चंपारण में 1917 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो फ्रेंड्स इन्होंने चंपारण आंदोलन से 1917 में जो हुआ था, इन्होंने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स ये चंपारण था। चंपारण में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। दरअसल 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है ना, तो ये 3 कठिया इसी को बोला जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, अभी मैंने आपको बताया ना सेम चीज़। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण में किया था। देख सकते हैं कितना प्रश्न बना हुआ है। देखिए चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? देखिए बिहार विद्यापीठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास स्वयं गांधी जी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में गांधी जी ने किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो यह रसोइया कोई और नहीं बल्कि बतक मियाँ थे। ये प्रश्न 2-3 बार पूछ लिया गया है। ठीक है ना, बतक मियाँ ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, जहर में जो है मिला करके गांधी जी को मारने का उनके खाने में प्रयास किया गया था, लेकिन इन्होंने बचा लिया था गांधी जी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस घटना के गवाह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? देखिए ये 68वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है और 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 2 साल लगातार ये प्रश्न पूछा गया है, बतक मियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बर्खास्त आंदोलन जो है यह आयोजित किया गया था किसके द्वारा? 1937-38 में। तो फ्रेंड्स ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बर्खास्त का अर्थ होता है स्वयं का जोता हुआ, और प्रायः जमींदार बर्खास्त भूमि में काश्तकार को बेदखल कर देते थे, और इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बेदखली के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो स्वामी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है ना, देखिए 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाओं पर विचार करें और ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक है? क्रम आपको कालक्रम के अनुसार दिया गया है। तो देखिए होम रूल आंदोलन अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1916। ठीक है, 1916। सूरत विभाजन पूछा जाएगा तो क्या याद रखिएगा? सूरत फुट हुआ था 1907 में। ठीक है, ये घटना आपको बखूबी याद है। ठीक है, गरम दल और नरम दल में जो है कांग्रेस बट गया था 1907 में। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में, बहुत ही आसान है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अब ये क्रम देख लीजिएगा क्या है, तो 7, 9, 16, 18 यानी कि 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? भूख हड़ताल के रूप में। तो देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान जो है 1917-18 की ये घटना है। महात्मा गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल 3 दिन उन्होंने हड़ताल किया था, उसको हथियार के रूप में प्रयोग किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स ये वायकम सत्याग्रह था। वायकम सत्याग्रह, वायकम के मंदिर प्रवेश जो था उस समय, इस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा, राजकोट और असहयोग आंदोलन में स्वयं इन्होंने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। वायकम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे?
तो फ्रेंड्स ये कौन थे? चार्ली एंड्रूज थे, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। और CF एंड्रूज आपने जरूर पढ़ा होगा, इन्हीं को कहा जाता है CF एंड्रूज, यानी कि चार्ली एंड्रूज। ठीक है ना। और CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, ये आप उपनाम याद रखिएगा। और दीन बंधु इनको जाना जाता है, ठीक ना। और जो चित्तरंजन दास थे उनको किस नाम से जाना जाता है, बताइए। आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम, तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता प्रदान करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य ही है। और इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की जो पुस्तक है ऑन टू द लास्ट, उससे प्रभावित थे। ठीक है, चलिए देखिए, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका औद्योगिक कर्मी हो जाएगा। अहमदाबाद में गांधी जी ने चलाया था एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में, ठीक है ना, मालिक और मजदूर के बीच बोनस बढ़ाने के लिए करके विवाद में इन्होंने यह चलाया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक कर्मी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए थे? ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये जमुना लाल बजाज थे, ठीक है ना। और ये गांधी जी के निकट सहयोगी भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कोषाध्यक्ष भी रहे थे, खजांची भी रहे थे। AICC ऑल इंडिया, ठीक है ना, AICC, ठीक है। और 1930 में ये जेल भी गए थे और ब्रिटिश सरकार के द्वारा राय बहादुर की पदवी दिया गया था, इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा जमुनालाल बजाज। चलिए, उसके बाद देखिए चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें से आप देखें राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, JB कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह से और भी लोग थे, उनका नाम याद रखिएगा। 3 नाम तो यहाँ पर हो गए, ठीक है। उसके बाद महादेव देसाई, नरहरि पारिख, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। 2 नाम और याद रख लीजिएगा, महादेव देसाई, नरहरि पारिख। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया नहीं थे, राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। चंपारण आंदोलन से इनका संबंध नहीं था। चलिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो ये चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। चंपारण जो एग्रेरियन कमेटी था, इसकी स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त किया था और गांधी जी इस समिति के सदस्य थे। और जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया था। ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखिए मिलान करना है। तो देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो अब आप मिला लीजिएगा, 2, 1, 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2, 1, 3 ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए उस 69वीं BPSC का क्वेश्चन है, ये भी 69वीं BPSC का। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य की थी? तो अम्बाबाई जो थी ये कर्नाटक की थी। ठीक है ना, अम्बाबाई कर्नाटक की थी। तत्कालीन मैसूर राज्य में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था 1889 में, 1889 में। ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ था। अम्बाबाई स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा किया था। इन्होंने उडुपी में, ठीक है ना, इन्होंने उडुपी में, याद रखिएगा उडुपी में इन्होंने विदेशी कपड़े और शराब की जो दुकान थी उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था। कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था?
तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? 1936 में हुआ था आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ठीक है। और 1936 में जो इसकी प्रथम सत्र थी, इसकी अध्यक्षता स्वामी किसने किया था? सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है। इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था, आगे आपको मिलेगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ठीक है ना, का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है ना, जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अभी मैंने आपको बताया है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? देख सकते हैं प्रश्न को घुमा फिरा करके कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। लखनऊ राइट आंसर होगा। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले किया था, ठीक है ना, मृत्यु के ठीक पहले इसमें से हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था और 1949 में मृत्यु के कुछ समय पूर्व हुआ था ये घटना, ठीक है। स्वामी सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन भी किया था, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना है, ठीक है। तो 1949 में जो है मृत्यु से कुछ समय पहले इन्होंने जो है ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था और इसी संगठन ने मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों के राष्ट्रीयकरण करना था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स, ये हुआ था आपका 1980 में, ठीक है। 1980 की ये घटना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव थे। चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो मैंने अभी बताया है लाला लाजपत राय और प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल थे, महासचिव थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स, ये एम.एन. रॉय थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? बताइए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो हुआ था ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति किया गया था, ठीक है। चलिए, लखनऊ समझौता हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1916 की घटना है ये लखनऊ समझौता, ठीक है ना। तो आपको भी याद होगा फ्रेंड्स, 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट की घटना 1919 की है, आपको भी पता है। 1919 में, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया और इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा जेल में रख सकती थी। इस कानून को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस कानून में सीमित किया गया था, ठीक है। काला कानून भी इसको कहा जाता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट सत्याग्रह में के संबंध में हुआ था, ठीक है ना। 6 अप्रैल 1919 को, ये घटना याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डेट सहित। 6 अप्रैल 1919 को जो है इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने संपूर्ण देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था, तो ये 1919 की घटना है, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं। जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो लोग जमा क्यों हुए थे? तो लोग जमा हुए थे, सबसे पहले जालियांवाला बाग हुआ था ना, ये बैसाखी के दिन हुआ था, अमृतसर में है ये जालियांवाला बाग। और ये जमा हुए थे दरअसल सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो थे, इन्हीं के जो बंदी बनाए गए थे उन्हीं के विरोध में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 में जो है आपका जालियांवाला बाग त्रस्त हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदले जाने से ये 1912 में बदला गया था, लेकिन घोषणा 1911 में हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये 1919 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमृतसर से जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में, तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है। मैंने बताया था जालियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था? ये प्रश्न दोबारा से पूछ लिया गया है। तो ये उधम सिंह ने मारा था। ठीक है ना, उधम सिंह ने मारा था। चलिए, और मदन लाल ढींगरा थे एक, इन्होंने मारा था करजन वाइली को। ठीक है, चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो ये उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दिया था। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। इलाहाबाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वह प्रदेश आपका बिहार था। ठीक है ना, चलिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे और गांधी जी ने जो है स्वयं कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में इसको देखा और ऐसा देखा था कि जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ऑप्शन बी। चलिए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित और सहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो फ्रेंड्स ये घटित हुआ था आपका बिहार और बंगाल में। ठीक है ना, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बताइए, 1920 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 20 राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में, अभी मैंने आपको बताया भी है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, अच्छा, महात्मा गांधी आए थे 1915 में भारत, दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में, और गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, चलिए, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो फ्रेंड्स ये सक्रिय थे आपके छपरा में। कहाँ पर? तो छपरा में, याद रखिएगा कहाँ पर? तो छपरा में। ठीक है ना, छपरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छपरा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इन्होंने चौरी चौरा की जो घटना थी ना, चौरी चौरा, जो फरवरी 1922 की घटना है, तो इसी घटने के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ठीक है, और इस घटने के बाद गांधी जी काफ़ी क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला भी लिया था। चलिए देखिए, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ये चौरी चौरा कांड की घटना है। कब की है? ये 1922 की है, फरवरी 1922 की घटना है। चलिए, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 1922 में। ठीक है ना, चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 ही दिन बचे थे? तो फ्रेंड्स ये छोड़ा था जयप्रकाश नारायण जी ने।
ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण। उनकी परीक्षा में केवल 20 ही दिन थे और इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, मोपला आंदोलन, तो देखिए मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, याद रखिएगा, मालाबार केरल में। ठीक है, और यह एक तरह का जो है खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी जो है उनको अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, इस तरह का एक मान्यता था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। साराबंदी आंदोलन, तो ये गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली में वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेहता बंधु यानी कि कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता तथा एक दयालजी देसाई थे, उन्होंने किसानों के समर्थन में 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और देखिए सरदार पटेल के नेतृत्व में ही 1928 में कोई कर नहीं साराबंदी आंदोलन चलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, बारदोली सत्याग्रह का, तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है ना, और मोपला विद्रोह जो था ये किसकी शाखा थी, तो ये खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। चलिए देखिए असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से देखिए, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, तो अब आपको देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी के द्वारा इसका स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फरवरी 1922 में पुलिस चौकियों में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिला में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद से त्यागपत्र दे दिया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। लॉर्ड सिन्हा ने कहाँ के, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, बिहार उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, 1921 में बिहार और उड़ीसा था, जो कि बंगाल से अलग हो चुका था ये दोनों। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था, जो क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो फ्रेंड्स देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया था। ये हुआ गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, टर्की, मिस्र, इन सभी जगह कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह में विद्रोह जो हो रहा था उससे ये आपका इंस्पायर्ड हो रहे थे और हिंसात्मक माध्यम से ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का ये प्रयास करते थे, और इसी कारण से यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कार्य माना जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। स्वराज दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। ठीक है, चलिए देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, मैंने आगे आपको बोला था कि बताऊंगा, चित्तरंजन दास। ठीक है ना, स्वराज दल की घोषणा किसने किया था, तो ऑब्वियसली राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो CR दास और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। देखिए स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ था, प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद में इन्होंने यह स्थापना किया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, तो राइट आंसर असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये घटना 1922 में है गया में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये दूसरा अधिवेशन था। ठीक है, चित्तरंजन दास ने किया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है,
देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, और मैंने बताया था कि दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया में जो हुआ था, तो चित्तरंजन दास। अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइटमैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? व्हाइटमैन्स बर्डन, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है ना, ये कथन सच्चिदानंद सिन्हा का है। साइमन कमीशन पहली बार आया था, तो साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। चलिए, अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है फ्रेंड्स, यह तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और भारत में संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए अंग्रेजों ने चैलेंज किया था और इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना। चलिए, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष? पूर्ण स्वराज का, तो फ्रेंड्स 1929 में। ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ये आपको बखूबी याद होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो अभी मैंने बताया था लाहौर अधिवेशन 1931, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था? फिर से ये प्रश्न रिपीट, एक मिनट रुकिए, फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन। चलिए, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 26/1/1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 का दिन संपूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया, और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसका घोषणा किया गया था इसी आपका जो 2 जनवरी 1930 को जो बैठक हुई थी कांग्रेस कार्य समिति की, उसी में यह निर्णय लिया गया था। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था? तो देखिए, सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है किया था आपका भागलपुर में। ठीक है ना, भागलपुर में किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, भागलपुर में किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1930 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो फ्रेंड्स, ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। देखिए, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? 1921 में उठाया था किसने? तो 1921 में अहमदाबाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था हकीम अजमल खान ने किया था, और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने जो है इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की उठाई थी। ठीक है, किंतु गांधी जी इस मांग के पक्ष में नहीं थे, मौलाना हसरत मोहानी। चलिए, दांडी यात्रा किया गया था। दांडी यात्रा हुआ था 12 मार्च 1930 की घटना है। 12 मार्च को गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से ये दांडी निकलते हैं। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं, और दांडी पहुंच करके नमक तोड़ करके सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा, और इसके साथ ही सविनय आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है। चलिए, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? थोड़ा सा सोच समझ करके फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। चलिए, आपके लिए यह है ये प्रश्न, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो 12 मार्च स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल काउंट कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 दिन 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने स्टार्ट किया था। चलिए, उसके बाद देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये कौन सा विरोध था? तो अभी हम लोग ने पढ़ा था चौकीदारी कर। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय की घटना है, ये आपका सविनय आंदोलन के समय की घटना है। ठीक है ना, चौकीदारी कर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ, प्रश्न सेम है क्या? नहीं, देखिए, ये पूछा गया है 64वीं में
और ये पूछा गया है 68वीं में, सेम क्वेश्चन है। तो ये आपका कौन सा कर था, देख लीजिए, नमक बनाने के साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, तो ये कर आपका कौन सा था, चौकीदारी कर, और ऑप्शन में चौकीदारी कर तो है ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। 1929 याद रखिएगा सन, खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, ठीक है ना। रेड शर्ट लाल कुर्ती नामक संगठन भी इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए देखिएगा कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो अभी मैंने बताया था रेड शर्ट लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था, नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं श्रीमती मीरा देवी, ठीक है ना, श्रीमती हसन इमाम, उसके बाद गौरी दास, सीसी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे, ये सब लोगों ने लिया था। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। यह 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। रिसेंटली सारा प्रश्न 2023 में पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स दरअसल ये राजनीतिक कैदियों को छोड़े जाने के कारण, ठीक है ना। चलिए देखिए, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण वश इस्तीफा दे दिया था। देखिए सेम क्वेश्चन है, बट ये अलग एग्जाम में पूछा गया है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ठीक है। चलिए 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। 1906 में मैंने बताया था किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। तो उस आंदोलन का नाम क्या था फ्रेंड्स, तो उसका नाम था आपका प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है ना। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन, एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन रखा गया था। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, नहीं 1921 में नहीं, इनको जो है 1922 में जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका सही नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं साकी सारा सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल और एक अल बलग है, अल बलग भी याद रखिएगा, अल हिलाल और अल बलग दोनों का संपादन किया गया था। चलिए 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारतीय राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद किया था इतिहास के अध्ययन ने, बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं ऑप्शन डी में उपरोक्त में से एक से अधिक है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, ये सारे के सारे इसमें कारण हैं, तो एक से अधिक इसीलिए राइट आंसर होगा इसका। चलिए देखिएगा कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये आपका सही नहीं है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। और इस आंदोलन में शहर और ग्रामीण दोनों के क्षेत्र शामिल थे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। मद्रास की जस्टिस पार्टी के द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। तो इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया था, ठीक है ना, बहिष्कार नहीं किया था। तो ये दोनों गलत हैं, तो एक और दो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता की मैंने जिक्र हो रहा है वह कौन सा नेता है। तो ये आपके कौन है, बाबा रामचंद्र हैं, ठीक है ना, बाबा रामचंद्र, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था 1920 में, ठीक है, यही बाबा रामचंद्र हैं। चलिए उसके बाद देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था। जहाँ जहाँ भी सन मिल रहा है उसको आप नोट डाउन करते चलिए दिमाग में, ठीक है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, तो MK गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। चलिए देखिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, ठीक है, आज़ादी के समय, याद रखिएगा। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन से ये घोषणा किया था कि ब्रिटेन जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर 1948 जून राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगूसराय के चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन जो एक हिस्सा था, यह मैंने बताया चौकीदारी कर सविनय आज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, ठीक है ना। सविनय आज्ञा आंदोलन यहाँ पर आप याद रखिएगा 1930 की। देखिए, सविनय आज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो गांधी जी ने जो है ना महत्व दिया था किसके लिए? तो इन्होंने जो है रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था, ठीक है। और अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन के उत्थान में लगा दिया और सक्रिय राजनीति में स्वयं को हटाने का निश्चय लिया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पहला पूछा गया किसने भाग लिया था, तो पहला में किसने भाग लिया था बताइए? तो ये लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक है ना, मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। और इसमें तेज बहादुर सफरू भी भाग लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगा खां थे इसमें, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी थे, मोहम्मद अली जीना थे, उसके बाद MR जयकर थे, ठीक है, मुंजे थे, भीमराव अंबेडकर थे। ये सब नाम याद रखिएगा। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था इसमें। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर का नाम मैंने आपको बताया भी था कि ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता डेट सहित आप याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 की घटना है ये। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। देख सकते हैं, ये BPSC टीचर वाला क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो मैंने आपको क्रम से बताया था 1930, 1931 और 1932। तो 1932 में तीसरा था, तो यहाँ पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था और गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया था इसमें। देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये असफल हो गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, ध्यान रखिएगा। और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल हो गया था। दलित नेता भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिससे गांधी जी ने स्वीकार कर दिया था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? कहाँ से भारत लौट रहे थे? तो ये गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, लंदन, वहीं से लौट रहे थे, ठीक है। देखिए, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण में किया था किसने? तो विपिन बिहारी शर्मा ने। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारण और चंपारण जिले बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले 2 जिले थे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था कब? 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायी के मध्य पूना समझौता हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता मैंने बता दिया, और इसको संपन्न कराने में सबसे मेन भूमिका रही थी तेज बहादुर सप्रू की। इन्हीं के प्रयास से हुआ था। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक मंडल समूह बनाया गया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका अछूतों के लिए, ठीक है ना। चलिए,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, डेट याद रखिएगा, इसने जो है कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुस्लिम और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। 148 सीटें आरक्षित किया गया था, ठीक है ना, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम में केवल 71 सीटें ही व्यवस्था किया गया था, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित किया गया था। देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड और पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दिया गया था? तो मैंने बताया था सांप्रदायिक पंचायत में कितना था, तो 71 था, और दलित वर्ग के लिए जो पुनः पैक्ट था उसमें 148 था। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, देखिए, बहिष्कृत भारत जर्नल जो था ये किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल, तो फ्रेंड्स यह शुरू किया था किसने, बता दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। ठीक है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। 1924 में बम्बई में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई थी, 1924 में बम्बई में। चलिए, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो फ्रेंड्स ये अपनाया था आपका 1937 में की कार्यकारिणी कमेटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने। चलिए, और यह जो संस्था था इसके तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डांडी मार्च की बात करते हैं तो 1930 की घटना है। साइमन कमीशन 1927 में आया था। ठीक है, पूना समझौता हुआ था आपको 1932 में, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 की है। तो 27 के बाद 30, 31 और 32, यानी कि BADC ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, देखिए, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी? तो इनको फांसी कब दिया गया था? तो ये इनको दिया गया था आपका 23 मार्च के दिन। ठीक है ना, 23 मार्च 1931 को। और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए, किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? जोरावर सिंह ने किया था। ठीक है ना, जोरावर सिंह। कश्मीर डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेनानायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक फेल थे किंतु इंजन नहीं था? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं किंतु इंजन नहीं था? प्रश्न रिपीट हो गया क्या? जी, 478 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। 1935 का अधिनियम। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना इन्होंने किया था, और इसका विस्तार गांव में करने में कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकृत्यान, पंचानंद शर्मा, जदुनंदन शर्मा, इन सब लोगों ने किया था। तो यहाँ पर एक से अधिक आंसर होगा, कार्यानंद शर्मा, जदुनंदन शर्मा, राहुल शंकृत्यान, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कब हुई थी? तो 1934 में पटना में हुई थी। ठीक है ना, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दिया था पटना में। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। कांग्रेस देखिए, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर रखा था। ठीक है ना, लाला लाजपत राय,
ठीक है, 1920 को मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। चलिए देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। ठीक है, चलिए इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता रहे थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ये संबंधित थे। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो कांग्रेस समाजवादी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। चलिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण दे रखा है ऑलरेडी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फूलन प्रसाद वर्मा का भी नाम आता है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकहितवादी कौन थे? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। चलिए लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रैल 1946 में। 12 अप्रैल 1946 को जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो 1938 और 1939 सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा में हुआ था 1938 वाला, और 1939 वाला त्रिपुरी में हुआ था। चलिए देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिए। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो फ्रेंड्स ये बताया था किसने? तो गुलामी का चार्टर बताया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और गांधी जी ने और नेहरू जी ने क्या कहा था कि हमें ऐसी कार दिया गया है जिसमें सारे ब्रेक फेल है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए ये 1901 में जो है 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसका उद्देश्य देसी नरेश के जो राजकुमार थे और सामंत के जो पुत्र थे उनको सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। देखिए 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों का जांच करना था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, बताइए? तो फ्रेंड्स देखिए 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे। 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है ना, और विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल 1940 से 45 तक रहा था। तो विंस्टन चर्चिल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा है? नाउ और नेवर पॉम्पलेट जो है लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है आपका रहमत अली ने। ठीक है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्लियर, याद रखिएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने वर्ष 1933 में लिखा था एक पर्चा जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। और इसमें एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था। ठीक है, इस चीज़ को नाम आप याद रखिएगा। चलिए पाकिस्तान से अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है ना, 1940 में 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था। और जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा जो है, ध्यान से देखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ था? वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर 1940 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया भी है थोड़ी देर पहले। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया है? मुक्ति दिवस मनाया गया था किस तिथि को? तो 22 दिसंबर की घटना है 1939 को। ठीक है ना, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए उसके बाद देखिए महात्मा गांधी द्वारा
1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? मैंने बताया ना कि तीसरे सत्याग्रही का नाम अब आपको याद रखना है। पहले विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विनोबा भावे का नाम ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर विनोबा भावे के साथ हम जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे। चलिए, किसी भी सरकार में नहीं, एक मिनट रुकिए, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना की इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, ठीक है ना। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने जो है लिखा है? ये CDPO का शायद प्रश्न है। हाँ, 2022 में CDPO का वैकेंसी आया था, उसी का क्वेश्चन है। तो ये HG किन की, ये आपका शेरशाह सूरी के बारे में इसमें लिखा है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश की भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? तो ये आपका महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। देखिए, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। इंडिया डिवाइडेड जो है ये आपका राजेंद्र प्रसाद का है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है, ठीक है। देखिए, खालिस्तान दिया गया है जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखे हैं? तो फ्रेंड्स, यह शब्द लिखे हैं एस गोपाल ने, ठीक है ना, एस गोपाल ने। देखिए, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। खालिस्तान दिया गया। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा है? तो देखिए, यह शब्द जो लिखा है, यह शब्द है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो ये आपका आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि किसने जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो फ्रेंड्स, ये क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो बंगाल के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रश्न है। तो ये मिलाया गया था 1733 में, ठीक है ना। 1733 में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में सेंट्रल डिवीज़न, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल और मध्य बंगाल थे, ढाका डिवीज़न जिसमें पूर्वी और दक्षिण बंगाल शामिल थे, और तीसरा बिहार और चौथा उड़ीसा था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट मोंटगोमरी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्रदान किया था? 1888 में इलाहाबाद में हुआ था चौथा अधिवेशन, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था, ठीक है, पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। और ये कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये दरभंगा के राजा थे। चलिए, उसके बाद देखिए 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। देखिए, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा महात्मा गांधी। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से कोई भी नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि को समाप्त हुई और उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी सहित जितने भी प्रमुख कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन आरंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी और अन्य जो प्रमुख कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था इनको। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। अभी मैंने आपको बता ही दिया था, करो या मरो का डू और डाई का नारा जो है गांधी जी ने दिया था किसमें? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1900 तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। ठीक है ना, चलिए 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल थे, ध्यान रखिएगा विंस्टन चर्चिल थे। आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली थे। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? बस प्रश्न इतना है कि बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह जी को। और बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण को। ठीक है ना, 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने आरंभ किया था? खुफिया रेडियो जो है आरंभ किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था उषा मेहता ने। ठीक है ना, उषा मेहता ने किया था। क्लियर, ध्यान रखिएगा। बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था और उषा मेहता इस रेडियो संचालन करने वाले समूह में महत्वपूर्ण सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो सबसे अधिक व्यापक रहे थे बिहार में और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो देखिए श्री योगेंद्र शुक्ल पूछा गया है, तो योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको बक्सर जेल भेज दिया गया था। इनको बक्सर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण, मैंने बताया था, और दीपावली की रात गए थे ये भाग। ठीक है ना, पर्व का नाम याद रखिएगा, दीपावली की रात। चलिए 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण, देखिए त्यौहार आ गया ना, जेल से निकल भागे थे, तो ये दीपावली की रात थी। ठीक है, चलिए दीपावली की रात थी, 9 नवंबर का दिन था और नवंबर में दीपावली होता है अक्सर, आप जानते भी हैं। चलिए उसके बाद देखिए 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो यहाँ पर देखिए शिव कुमार और रामानंद थे। ठीक है ना, चलिए शिव कुमार और रामानंद। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में हुआ था। ठीक है, 1908 में हुआ था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन। चलिए, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने किया था। देखिए महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिला था ये आपका पटना जिला था। ठीक है, देखिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो आज़ाद दस्ता से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी थे। इन्होंने बिहार में आज़ाद दस्ता गठित करके आंदोलन चलाया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है इसमें से? तो क्रिप्स मिशन आया था कब? तो देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 की घटना है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है ये भी 42 की घटना, बट ये अगस्त 42 की घटना है, अगस्त 1942 की। और ये क्रिप्स मिशन की घटना है आपका मार्च 1942 की। गवर्नर जनरल पद से लॉर्ड बेबल का आगमन, तो ये अक्टूबर 1943 की घटना, 1943 आप याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन तो 1946 की घटना है। तो सबसे पहले घटना जो होगी ये मार्च वाला घटना है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नीचे दिया गया वक्तव्य है, यानी कि कथन ए और दूसरा आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है, यहाँ से आपका आंसर बताने हैं। चलिए पहला पढ़िएगा, कथन यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर कारण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, ठीक है। और आर करा, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। अब आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आर जो है इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन नहीं, एक मिनट रुकिए, ए सही है बट आर गलत है, ठीक है ना। आर गलत दे रखा है, आर गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा था, ये सही है। और 1940 से लेकर के विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आईएनए की स्थापना तो 1942 में हुआ था, ठीक है ना, 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो 1945 में जो है ये आपका लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, ये लोग कर रहे थे। और ये जो वकीलों का समूह था ना, इसकी अध्यक्षता भोलाभाई देसाई कर रहे थे। तो भोलाभाई देसाई यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैंने और नाम बताया है, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, ये आप याद रख दी। वरना असफ अली का भी नाम याद रखिएगा। 1943 में आज़ाद हिंद जो है अस्तित्व में आई थी, तो फ्रेंड्स ये सिंगापुर में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा किया गया था, तो ये किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? तो ये डॉक्टर मोहन सिंह थे, ठीक है। चलिए मोहन सिंह के मन में आया था सबसे पहले। निम्नलिखित व्यक्तियों में से जो है किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता किया था? तो ये जनरल मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए के संस्थापक कौन? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे मोहन सिंह, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था किसने? 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्लियर। 1939 सन याद रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आप देख सकते हैं ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो नेताजी जो है शब्द जर्मनी में जोड़ा गया, जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। जर्मनी राइट आंसर होगा। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स देखिए सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से इनको अस्थायी अध्यक्ष में इनको चुना गया था। चलिए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए के साथ भी जुड़े रहे? तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं, शीलभद्र रियाजी थे, ठीक है ना। शीलभद्र रियाजी ये बिहार की स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। शीलभद्र रियाजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए के आंदोलन के साथ भी ये जुड़े रहे। देखिए बिहार सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का नया नाम क्या दिया था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर अपना ध्वज फहराया
और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप। अंडमान द्वीप का नाम रख दिया था शहीद द्वीप, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ अंडमान द्वीप का नाम रख दिया था शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम इन्होंने रखा था स्वराज द्वीप। तो इसका आंसर स्वराज द्वीप हो जाएगा निकोबार का, ठीक है ना, अंडमान का शहीद द्वीप रखा था इन्होंने। देखिए मिलान करना है यहाँ पर, तो बारदोली गुजरात हो जाएगा, चौरी चौरा आपका उत्तर प्रदेश, यरवड़ा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, और नोआखली पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था फ्रेंड्स, तो कैबिनेट मिशन आया था भारत आपका 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था, ठीक है ना, 24 मार्च 1942 को। तो 24 मार्च 1942, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 1942 तो दे रखा है, ठीक है ना, मार्च 1942 तो दे ही रखा है। और इसमें अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस और 2 और सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो मैंने आपको सदस्य का नाम बताया था कि एक पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इनमें से आपका रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। देखिए इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो यहाँ पर बेबल नहीं था। चलिए इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो आप देख सकते हैं जे एंड्रूज नहीं थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं किया था, तो ये कौन थे, तो फ्रेंड्स ये आपके अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1940 से 1946 तक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और उन्होंने क्रिप्स 1942 में और लॉर्ड बेबल 1945 में दोनों से वार्ताएं किया था। देखिए भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो विभाजन के समय कौन थे, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन यहाँ पर जेबी कृपलानी हो जाएंगे। चलिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो उस समय जेबी कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 1942 में हुआ था, अप्रैल मई। निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के में नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो 1853 में, ठीक है ना, 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दिया गया, उसमें 6 जो थे ये क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे, ठीक है। और नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये 1786 का एक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न करिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, तो ये समाप्त कर दिया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को, ठीक है ना, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है, पुस्तक है लेखक पहला हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंडिया, तो ये ताराचंद का है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो ये आपका है के दत्ता का है, ठीक है ना, यहाँ में लिख दो के दत्ता का है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, तो यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका राजा राम मोहन राय का है। और आवर इंडियन मुसलमान्स, ये जो है आपका किसका है, तो ये W हंटर का है। तो ये अब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो अमेरिका में किया था तारकनाथ दास ने, तारकनाथ दास ने जो है किया था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं,
ठीक है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से होता था इंडियन नेशनल का, ठीक है ना। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। कामेश्वर सिंह नाम याद रखिएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसको लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए, ठीक है ना, 6 वर्ष के लिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो ये सी राजगोपालाचारी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये सी राजगोपालाचारी। क्लियर। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तिरुनेलवेली में, ठीक है ना, तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो फ्रेंड्स ये महार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तमिलनाडु में पड़ता है, तिरुनेलवेली, ठीक है ना। और जो नडार समुदाय के लोग थे लंबे समय से मंदिर के पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे, ठीक है। मांग पूरी न की जाने पर नडार और महार समुदाय, नडार और महार, ठीक है ना, यहाँ पर नडार भी लिख दीजिए। नडार और महार समुदाय जो है इन्होंने संघर्ष किया था, इन्हीं के बीच में मध्य में संघर्ष और दंगा हुआ था। चलिए, भारतीय राजनीति ने 1947 में जो है भारत की किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं, अरुणा असफ अली हैं। चलिए, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं को हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे, आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात सरदार पटेल की है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है। चलिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? ये प्रश्न 2 बार है अलग अलग, ये 67वीं बीपीएससी में है और ये टीचर वाले एग्जाम में है। तो ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में बिहार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जगजीवन राम के पास था। चलिए, अगस्त 1923 में 23 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये किया था आपका मदन मोहन मालवीय जी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना इनको कहा जाता है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, अब्दुल गफ्फार खान। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये बिहार के रहने वाले थे, ठीक है, बिहार के रहने वाले थे और संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो फ्रेंड्स ये थे आपके अमहारा के, ठीक है ना, अमहारा पटना में पड़ता है, वहीं के थे ये। चलिए, और ये बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण को बांकीपुर जेल में, राजेंद्र प्रसाद जी को भी बांकीपुर जेल में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। चलिए, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने नॉन अलाइनमेंट का, यानी कि गुट निरपेक्षता का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1961 में 1961 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बेलग्रेड में आयोजित हुआ था पहला गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोलते बोलते गला दर्द होने लगा है अब। राज्य विभाग की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राज्य विभाग की, तो ये किया गया था आपका सरदार पटेल की अध्यक्षता में, ठीक है, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। तो ये कुर्मी इसमें से नहीं था, बाकी डोमिनेंट कास्ट बताया गया है। चलिए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देवबंद के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। और उन्होंने जो है अल नदवाह का प्रकाशन किया था, अल नदवाह का प्रकाशन किया था। हो सकता है नया मिला हो आपको। 1940 से 46 तक ये कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे थे। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो इनको चुना गया था कब? बताइए।
दिसंबर 1946 की घटना है, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, फिर से प्रश्न आ गया 1773 में। ब्रिटिश काल के संविधान में ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक नहीं था, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है ना, क्लियर? बाकी सारे हैं। चलिए भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1835 में, फिर 67 में, 78 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपको याद होगा ना, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये 1925 में हुई थी, और आपका जो आरएसएस है इसकी भी स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कैथरीन मेयो, एडल्स हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? चलिए ये बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। आम रिश्ता इनके बीच क्या था? तो फ्रेंड्स ये जो थे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर इन्होंने टिप्पणियाँ लिखी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टी में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, और उनकी पार्टी जो थी वो पार्टी थी लेबर पार्टी। ठीक है, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी के थे। ठीक है, चलिए लेबर पार्टी, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? घोषणा इसकी 1911 में हुई थी, बट 1912 में राजधानी दिल्ली बनी थी। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। ठीक है, चलिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है, पूरा 609 प्रश्न था इस घटना चक्र 70 बीपीएससी 2024 के लिए कंप्लीट करा दिया मैंने। 1973 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इसमें से किस संगठन में हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांग्रेस। ठीक है ना, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा।